जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को एमपी जीके बेहतर करना है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और यह जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके आने वाले एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग एमपी जीके के मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन मैं बताता हूं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वह कौन सा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो आपका आंसर होगा सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और सिंगरौली जिले का जो मुख्यालय है वह बेड़न में स्थित है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद मैप से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। क्या पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो आपका आंसर होगा अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता दर जो है वह अलीराजपुर जिले की ही है, यह भी आपको याद रखना है। यहां से तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो आंसर होगा मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, और जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो आपका आंसर होगा मुरैना जिला। और मुरैना जिला में से कौन सी नदी बहती है। तो चंबल नदी बहती है जो कि मृदा अपरदन करती है। इसके बाद पूछा जाता है चौथा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का जो सबसे दक्षिणतम जिला है वह कौन सा है। तो आपका आंसर होगा बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, जिसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है। और बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो फटाफट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है यहाँ आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मल्हार राव होलकर, खांडे राव होलकर, भोजीराज राव होलकर, माले राव होलकर। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मल्हार राव होलकर को मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से जाना जाता है। मल्हार राव होलकर जो है इन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, होलकर वंश की स्थापना किसने की। आंसर होगा मल्हार राव होलकर ने। होलकर वंश की राजधानी कहां थी दोस्तों। तो इसका आंसर होगा इंदौर। होलकर वंश की राजधानी कहां थी, इंदौर थी। होलकर वंश की राजधानी को इंदौर से महेश्वर कौन ले गया था। तो आपका आंसर होगा अहिल्याबाई होलकर। किसने, अहिल्याबाई होलकर जो है यह होलकर वंश की राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित इन्होंने किया था। अहिल्याबाई होलकर कौन थी। तो यह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर की पत्नी थी, यह भी आपको याद रखना है। अहिल्या जो बाई होलकर है इनके सेनापति का नाम क्या था, या जो इनके प्रमुख व्यक्ति थे सेनापति उनका नाम क्या था। तो वह थे तुकोजी राव, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। और यह जो अहिल्याबाई होलकर की सेकंड राजधानी है, यह आपसे पूछा जाए कि होलकर वंश की जो दूसरी राजधानी महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर होगा खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और महेश्वर जो है यह साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदापुरम। वर्ष 2008 में भोपाल से विभाजित करके नर्मदापुरम संभाग बनाया गया था। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत होशंगाबाद, बैतूल और हरदा नामक 3 जिले आते हैं। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा यह 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग में, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री कब से कब तक थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है
शंकर दयाल शर्मा जो है यह भोपाल के मुख्यमंत्री किस कार्यकाल के अवधि में थे? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर यहां पर 3, वर्ष 1952 से 1956 तक। शंकर दयाल शर्मा जो है यह मध्य भारत के, किसके? मध्य भारत के। यह आपको मध्य प्रदेश की बात नहीं की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? मध्य भारत की बात की जा रही है। शंकर दयाल शर्मा मध्य भारत में 1952 से 1956 तक मुख्यमंत्री रहे, भोपाल के मुख्यमंत्री रहे, यह आपको याद रखना है। और शंकर दयाल शर्मा जी का जो जन्म है यह कहां हुआ था? तो यह हुआ था भोपाल में। और यह क्वेश्चन पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। और इनसे रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन जो कांस्टेबल एग्जाम 22 में पूछा गया वो भी आपको याद रखना है। वो पूछा गया था कि शंकर दयाल शर्मा भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो आंसर होगा 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, यह भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहां पर बात की जाए कि सर जी 1952 में कैसे मुख्यमंत्री बन गए? तो मध्य भारत के, मैंने क्या कहा? मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों को एकत्रित कर मध्य भारत का निर्माण किया जा रहा था, पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी के हिसाब से। तो मध्य भारत के मतलब उस समय जो भोपाल के मुख्यमंत्री बने 1952 से 1956 तक, वह कौन थे? तो वह थे शंकर दयाल शर्मा। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया वर्ष 1956 में। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? वर्ष 1956 में। तब मध्य प्रदेश के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वह कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। वह कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। यह भी आप लोगों को याद रखना है। कौन थे दोस्तों? पंडित रविशंकर शुक्ल। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, दोनों ही चीजें। पहले पूछा जाए भोपाल के तो आंसर होगा या मध्य भारत के, तब आपसे आंसर होगा शंकर दयाल शर्मा। और मतलब पुनर्गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे ऐसा पूछा जाता है, तब आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1982 में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना जो है वर्ष 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनौर में स्थानांतरित हुआ था? किस वर्ष में बैतूल का जो जिला मुख्यालय है वह बैतूल बाजार से बदनौर में स्थानांतरित हुआ? तो यहां पर आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1822 में बैतूल का जो जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनौर में स्थानांतरित हुआ। अब बैतूल की बात कर ली जाए तो बैतूल जो है यह नर्मदापुरम संभाग में आता है। पहला क्वेश्चन तो यही कि बैतूल जिला जो है वह किस संभाग में आता है? नर्मदापुरम संभाग में आता है। बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकलती है, यह क्वेश्चन भी याद होना चाहिए आपको। बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से बहती हुई, कहां से? भ्रंश घाटी से। इसका मार्ग किससे होकर गुजरता है? भ्रंश घाटी से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, यह आपको याद रखना है। किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो मध्य प्रदेश की 2 नदियां हैं, एक है प्रमुख नदी हमारी जो जीवन रेखा कही जाती है नर्मदा, और दूसरी प्रमुख नदी ताप्ती। दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं और दोनों ही नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं। बैतूल जिले की बात की जाए तो बैतूल से कुछ क्वेश्चन और आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी कारखाना, मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी कारखाना कहां स्थित है? तो आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? बैतूल में स्थित है, जो कि वर्तमान में बंद हो चुका है। और दूसरा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रेफाइट का उत्पादन कहां किया जाता है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? बैतूल होगा। अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। और बैतूल जिला जो है यह अपनी पिछड़ी हुई जनजाति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहां पूछा है कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? क्या पूछा गया है? कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था?
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 1992-93 में कुमार गंधर्व पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1992-93 में की गई और यह पुरस्कार जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि जो है वो कितनी है? 3 लाख रुपए है। कितनी है? 3 लाख रुपए है। नहीं, 1.25 लाख रुपए। इसका नहीं, इसका है 1.25 लाख रुपए। इतनी इसकी पुरस्कार राशि है। कुमार गंधर्व पुरस्कार जो कि शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है, 1992-93 में शुरुआत हुई इसकी और इसकी जो पुरस्कार राशि है वह 1.25 लाख रुपीज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखंभ को राज्य खेल घोषित कर दिया था? किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखंभ को राज्य खेल घोषित कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश ने मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित कर दिया था। यह जो खेल है एक शारीरिक व्यायाम से संबंधित खेल है। आप लोगों ने मलखंभ का खेल देखा होगा। एक पोल के ऊपर जो खिलाड़ी होता है उसके द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं, इसे ही मलखंभ कहा जाता है। अब अगर बात कर ली जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जैसे कि महासीर, तो इन सभी के बारे में यदि आप लोगों को पता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे। हम लोग आप लोगों को सिर्फ ओरिजिनल डेटा बताएंगे, बीच में कोई ज्यादा बात भी नहीं करेंगे कि आपका समय खराब हो। हम कम समय में आपको ज्यादा बात बताने की या ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। यह हो गया हमारा राइट आंसर। 2013 में मध्य प्रदेश में मलखंभ को क्या किया गया? राज्य खेल घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है वह है हमारा सुक्का दाता सुक्का साथी सुक्का यह संदेश है। यह वाला जो हमारा राजकीय गान है इसकी रचना किसने की, यह आपको आंसर कमेंट करके बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद यहां पर दिए गए 4 ऑप्शन में से बताना है किस नदी घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के जो अलग हुआ उसके बाद इनमें से किस नदी घाटी का जो मुख्य भाग है अब वह छत्तीसगढ़ में चला गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 महानदी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद महानदी की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। महानदी का जो अपवाह तंत्र है, महानदी का जो अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र महानदी का अपवाह तंत्र है। महानदी का जो उद्गम है वह छत्तीसगढ़ राज्य के सिहोवा क्षेत्र के समीप अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक पहाड़ी से होता है और यह नदी कहां गिरती है? तो आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भी आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन से लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और सिंगाजी, कबीर, मीरा के जैसे गाए गए गाने किस श्रेणी में आते हैं आपको यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है यह सभी निर्गुणी गायन से संबंधित है। किसी एक भगवान का गाना नहीं गाते थे, निर्गुणी गायन से संबंधित थे कबीर, सिंगाजी, मीरा। और यहाँ पर ये जो निर्गुणी गायन है दोस्तों, ये जो निर्गुणी गायन है ना, इसका सेकंड नाम क्या होता है? निर्गुणी गायन का जो सेकंड नाम है इसे नारदीय भजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नारदीय भजन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन ऐसे देकर पूछा जा सकता है कि इनमें से किस तरह के जो मतलब आपको साझा, कलगी, तुर्रा, रासलीला, निर्गुणी इस प्रकार की जो आपको दे दी जाए और पूछा कि किसे नारदीय भजन के रूप में जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा निर्गुणी गायन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है महाभारत में कौन सी नदी को 4 मान्यावती के नाम से उल्लेखित किया गया है?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड नाम है वो आपको बुक में चर्मावती भी देखने को मिल सकता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी। चंबल नदी का जो महाभारत में नाम है वह चार मान्यवती के नाम से या चर्मावती के नाम से उल्लेखित किया गया है। चंबल जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है, जिसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा होता है यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चंबल नदी के द्वारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जो जिला है वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है मुरैना। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था। चंबल नदी की बात कर ली जाए तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर के निकट महू जो है उसमें जानापाब पहाड़ी से होता है और यह यमुना की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी और किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो आपका आंसर होगा यमुना में जाकर मिलती है। और यमुना जो है पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी आपको याद रखना है। तो यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है, इलाहाबाद प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आदि गुरु शंकराचार्य की गुफा कहां स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है आदि गुरु शंकराचार्य की गुफा कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ओमकारेश्वर में। यह वाला क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। 2022 की जितनी भी शिफ्ट हुई उन सभी शिफ्टों में दिल्ली के तीनों शिफ्टों का फुल एनालिसिस हमने आपको बताया था। दिल्ली के पूरे जितनी भी शिफ्ट हुई सभी का फुल एनालिसिस हमने आपको बताया, एक एक क्वेश्चन बताया जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए और बिल्कुल सटीक क्वेश्चन थे, इसलिए हमें पता है कि कौन से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कौन से नहीं। अगर आप लोगों को वह वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक हम आपको दे सके। यहां पर पूछा गया आदि गुरु शंकराचार्य की गुफा कहां स्थित है? आंसर होगा ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर जो है यह कहां स्थित है? तो यह खंडवा जिले में। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने मानधाता द्वीप पर स्थित है। नर्मदा नदी पर निर्मित मानधाता द्वीप पर स्थित है ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो 12 हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में है। पहला कौन सा है? ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये वाला। और दूसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो यह आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है। एक है उज्जैन के महाकालेश्वर में, दूसरा है ओमकारेश्वर ममलेश्वर में। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर बने मानधाता द्वीप पर स्थित है और यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य की गुफा भी स्थित है। ओमकारेश्वर किस जिले में आता है? तो खंडवा जिले में आता है। यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो यहां पर पूछा गया है टीकमगढ़ के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से टीकमगढ़ की ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बेल मेटल बेल्स, मतलब बेल धातु की जो सामग्री है इसे, बेल धातु की जो सामग्री है, टीकमगढ़ जिले की बेल धातु की सामग्री, इसे जीआई टैग दिया गया है। और यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया है? तो आपको याद रखना है इंदौर जिले के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया है। यदि आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग आसानी से क्लास 9 है या इससे पहले की क्लास नंबर 8 की जो क्लास हुई थी उसे देखा होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। बुंदेलखंड का अल्हैत समुदाय, क्या बोला गया है? बुंदेलखंड का अल्हैत समुदाय आला उदल के द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है? तो यहां पर आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 52 युद्धों के बारे में।
बुंदेलखंड का अल्हैत समुदाय आला उदल, आप लोगों ने सुना भी होगा यूट्यूब पर या फिर मोबाइल में या फिर कहीं पर बजते हुए। आला उदल की जो वीर गाथाएं हैं वह अक्सर चलाई जाती हैं, हर जगह हमने देखा है, टीवी पर भी देखा है। तो आला उदल की जो वीर गाथाएं हैं गाई जाती हैं, तो उन्होंने टोटल कितने युद्ध लड़े? तो उन्होंने 52 युद्ध लड़े थे। अब अगर आला उदल की बात कर ली जाए तो आला उदल जो है यह चंदेल शासक परमार्दी देव, किसके? चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति और साले दोनों थे। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आला उदल किस शासक के सेनापति थे? तो आपका आंसर होगा चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति और साले दोनों थे। और आला और उदल जो है यह किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? तो जब पृथ्वीराज चौहान का परमार्दी देव पर आक्रमण हुआ तो उस समय इन दोनों को वीरगति प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की ओर। तो यहाँ पर अगर चंदेल शासकों की बात की गई है दोस्तों, तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। खजुराहो मंदिर की अगर बात कर ली जाए तो खजुराहो मंदिर जो है यह विश्व प्रसिद्ध है। इन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। खजुराहो में चंदेल शासकों ने टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उस्ताद आमिर खान कहां के निवासी हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है उस्ताद आमिर खान कहां के निवासी है? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 इंदौर के। उस्ताद आमिर खान जो है यह इंदौर के निवासी हैं। और उस्ताद आमिर खान जो है यह इंदौर घराने के ख्याल और तराना शैली, इंदौर घराने के ख्याल और तराना शैली के प्रमुख गायक थे। किस शैली के गायक थे? ख्याल और तराना शैली के प्रमुख गायक थे। इनका संबंध इंदौर घराने से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो यह क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा गया हो। तो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो जितने भी दर्शन है उन सभी के आप लोगों को याद रखना है। योग दर्शन, न्याय दर्शन और बाकी के जो आते हैं 5 प्रकार के होते हैं, तो वह सभी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। हमने आपको याद भी कराया है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 अक्षपाद गौतम या महर्षि गौतम जो है यह न्याय दर्शन के संस्थापक थे। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो यह आपको पता होगा कि पतंजलि, आपने नाम सुना होगा। बाबा रामदेव पतंजलि के नाम से योग भी कराते हैं। तो योग दर्शन के जो संस्थापक थे वह कौन थे? पतंजलि थे। कपिल मुनि के बारे में भी जाना जाता है, उलूकनाथ के बारे में भी, इसके बारे में भी है। तो इन दोनों का भी आपको याद रखना, मतलब कुल मिलाकर 5 प्रकार के दर्शन है जिनके आपको संस्थापक याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो यहां पर बोला जा रहा है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा बोला गया है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा होने वाला है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त सहस्त्रधारा जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है और एक है दुग्धधारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर जबलपुर जिले में भेड़ा घाट में स्थित है। तो ये तीनों ही जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है बेहद महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। कपिल धारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात और तीसरा आप लोगों का कौन सा? दुग्धधारा जलप्रपात जो कि भेड़ा घाट में है। तीनों पूछे जाते हैं, नर्मदा पर है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है और टोटल इसकी लंबाई कितनी है? तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और एक क्वेश्चन 2022 में कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आपका आंसर होगा मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है?
चार ऑप्शन आपको दिए गए और इसमें से राइट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है। तो चलो जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सभी लोग, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर उसकी बात कर ली जाए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गोश मोहम्मद खां का मकबरा जो है यह ग्वालियर में स्थित है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह भोपाल में स्थित है, आप सभी जानते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ है, सारनाथ में स्थित है, और यह छतरी बाग भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो यहां पर पूछा गया है कि पर्यटन स्थल में कौन सा ग्वालियर में, आंसर होगा मोहम्मद गोश का मकबरा जो है ग्वालियर में। अब ग्वालियर की अगर बात कर ली जाए तो ग्वालियर में एक और मकबरा है जो कि आपको याद रखना है। ग्वालियर से एक और मकबरा जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, और वो मकबरा कौन सा है तो आपको याद रखना है तानसेन का मकबरा। किसका मकबरा, तानसेन का मकबरा। तानसेन जिसे संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, इनका मकबरा ग्वालियर में है। इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था, रामतनु पांडे। क्या नाम था, रामतनु पांडे। किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए, और इनका जो मकबरा है ग्वालियर में, उसी के नजदीक हर वर्ष तानसेन समारोह का आयोजन भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है, आंसर होगा ग्वालियर में, तानसेन जी के मकबरे के नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मध्य भारत पठार क्षेत्र, मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया मध्य भारत पठार क्षेत्र में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो इसमें जो राइट आंसर है पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये तीनों नदियां बहती हैं। जामनेर जो है यह नदी मध्य भारत पठार क्षेत्र से नहीं बहती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया कि मध्य नदियों का मायका किस प्रदेश को कहा जाता है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां कहां से होती हैं, कहां से उद्गमित होती हैं, तो यह पूछा जाए तो मेकाल श्रेणी से। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक नदियां उनका उद्गम कहां से होता है, मेकाल श्रेणी से, इसलिए इसे वाटरशेड के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन देकर चार प्रकार की पर्वत श्रेणी दे दे आपको, विंध्याचल श्रेणी और अमरकंटक श्रेणी, मेकाल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, और पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस श्रेणी को वाटरशेड के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मेकाल श्रेणी को, क्योंकि यहां से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक नदियों का जो उद्गम है मध्य प्रदेश से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा दक्षिण का द्वार के नाम से जाना जाता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और वीडियो को स्टार्टिंग में ही अच्छे से सुना होगा तो आप इसका आंसर कर पाए होंगे। मैंने वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था मैप पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, और बुरहानपुर में स्थित है असीरगढ़ का किला, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी के नाम से जाना जाता है। असीरगढ़ किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार या फिर हम कह सकते हैं दक्कन का दरवाजा, दक्कन मतलब कि साउथ एरिया में प्रवेश करने का दरवाजा, यह पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन या तीसरी कंडीशन आपसे कह सकते हैं दक्षिण की कुंजी। इन तीनों ही नाम से किसे जाना जाता है, तो यह तीनों ही नाम किसके लिए हैं, असीरगढ़ किले के लिए हैं। किसके लिए हैं, असीरगढ़ किले के लिए है। यह आपको याद रखना है, असीरगढ़ किले के लिए। और असीरगढ़ किला कहाँ स्थित है, तो बुरहानपुर में स्थित है, इसलिए बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बुरहानपुर के एंडिंग के बाद ही साउथ मतलब महाराष्ट्र से जुड़ जाता है, महाराष्ट्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो बुरहानपुर की जो सीमा है महाराष्ट्र राज्य से लगती है दक्षिण में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, यहां पर है वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा स्थापित किया गया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है वर्ष 1986-87 में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कबीर पुरस्कार। वर्ष 1986-87 में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया, तो यहां पर आपको याद रखना है कबीर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगर कबीर पुरस्कार की बात कर ली जाए तो इसका जो आप लोगों का यहां पर पुरस्कार राशि, इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो आपको याद रखना है 3 लाख रुपए। कितनी है, 3 लाख रुपए।
कबीर पुरस्कार की पुरस्कार राशि यदि आपसे पूछी जाती है तो वह है 3 लाख रुपए। शुरुआत हुई वर्ष 1986-87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रजिया सुल्ताना किसकी उत्तराधिकारी थी। रजिया सुल्ताना का नाम सुनते से ही कोई चीज अगर मन में आई है तो बिल्कुल सही आई है। यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो यही आपके मन में आया होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया रजिया सुल्ताना किसकी उत्तराधिकारी थी, तब आपका आंसर होगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो करेक्ट आंसर होगा रुकनुद्दीन की। किसकी थी? रुकनुद्दीन की। और रुकनुद्दीन कौन था? तो यह रजिया सुल्ताना का भाई था। कौन था? रजिया सुल्ताना का भाई था और इसी की उत्तराधिकारी थी रजिया सुल्ताना, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। रजिया सुल्ताना का विवाह किससे हुआ था यदि आप लोगों से पूछा जाए, या क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपका आंसर होगा अल्तुनिया से। किससे विवाह हुआ था इसका? अल्तुनिया से हुआ था। रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी यदि आपसे पूछा जाए, किसकी पुत्री थी, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। यह भी आपको याद रखना है। रजिया सुल्ताना रुकनुद्दीन की क्या थी? उत्तराधिकारी। रुकनुद्दीन कौन था? रजिया सुल्ताना का भाई था। रजिया सुल्ताना का विवाह किससे हुआ? अल्तुनिया से। और रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। सेकंड ये वाला कि जो किसकी उत्तराधिकारी थी? रुकनुद्दीन की। यह क्वेश्चन कभी कभी रेयर कंडीशन में पूछा जाता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध है, इनका जन्म कहां हुआ था? बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध है, इनका जन्म कहां हुआ था, यह आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, क्वालिटी कैसी है। हाँ, तो सभी लोग बताते चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर में। बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध है, इनका जन्म कहां हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। और ग्वालियर से रिलेटेड फैक्ट अभी हमने जाना, मोहम्मद घोष का मकबरा और तानसेन का मकबरा दोनों कहां हैं? ग्वालियर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रिटिश सरकार, क्या बोला गया है? ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहां मारा था, या तात्या टोपे को कहां फांसी दी गई थी, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता था। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिवपुरी में। तात्या टोपे जो है, इनका मूल नाम अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आपको याद रखना है रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था मूल नाम? रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। और यह 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो तात्या टोपे जी हैं, यह शिवपुरी में अपने मित्र मानसी के यहाँ गए। मानसी ने धोखे से, मतलब वह जो मानसी है वह ब्रिटिशों से मिल गया, ब्रिटिशों से कुछ उसने जो भी अपना घूस वगैरह लिया। और जब तात्या जी आराम कर रहे थे उसी के महल में, तो क्या हुआ, उन्होंने ब्रिटिश जो सिपाही थे उनसे तात्या जी को पकड़ा दिया। मतलब धोखा देकर तात्या टोपे को मानसी ने पकड़ाया था। तो जब तात्या टोपे जी को पकड़ा गया तो उसके बाद इन्हें फांसी की सजा दी गई, और फांसी की सजा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दी गई थी। तात्या टोपे जो है, इन्होंने झांसी और कानपुर से, कहां से? झांसी व कानपुर दोनों ही जगह से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई का कोई भी अगर आप लोगों ने फिल्म या फिर आप लोगों ने कोई भी नाटक वगैरह देखा है दोस्तों, तो उसमें भी तात्या टोपे की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से अलीराजपुर जिला बनाया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बोला गया इनमें से किस जिले से अलग करके अलीराजपुर जिला बनाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर 3, झाबुआ जिले से। झाबुआ जिले से अलग करके अलीराजपुर जिला बनाया गया। अब देखिए, झाबुआ जिले की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहां पर झाबुआ जिले से एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो अलीराजपुर के अगर गठन की बात कर ली जाए तो वह 17 मई 2008 को, कब गठन किया गया? 17 मई 2008 को अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। अब झाबुआ की बात की गई है तो झाबुआ में भावरा ग्राम का नाम आपने सुना है? झाबुआ की अगर बात कर ली जाए तो झाबुआ में एक ग्राम जिसका नाम था भावरा, जहां पर जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के और भारतीय मातृभूमि के वीर सपूत
चंद्रशेखर आजाद का। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था? पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो भाभरा ग्राम झाबुआ जिले में। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछा जाए तब झाबुआ आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म किस जिले में हुआ था तो आप झाबुआ नहीं लगाएंगे, क्योंकि 17 मई 2008 को जब अलीराजपुर जिला झाबुआ से अलग किया गया तो जो भाभरा ग्राम है यह किस जिले में आ गया? अलीराजपुर जिले में आ गया। तो वर्तमान में जो भाभरा ग्राम है यह अलीराजपुर जिले में है और वर्तमान में भाभरा ग्राम का नाम बदल कर दिया गया है वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर आजाद नगर कर दिया गया है। तो मातृभूमि के वीर सपूत के नाम पर यहां पर किया गया है। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर भाभरा ग्राम का नाम बदलकर आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। और यह वर्तमान में किस जिले में शामिल हो गया है? अलीराजपुर जिले में शामिल हो गया है, क्योंकि 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर एक अलग जिला बना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यही मैं आपको समझाने के लिए दोनों चीजों का यहां पर हमने बीच में इसको लिया था। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर पूछा गया है कालूजी महाराज का मेला कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? क्या पूछा गया दोस्तों? कालूजी महाराज का मेला कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? यह क्वेश्चन जो है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया और कांस्टेबल एग्जाम में इसके अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा मेले वाले क्वेश्चन पूछे गए। मतलब A to Z मध्य प्रदेश में जितने भी मेले लगते हैं सभी कांस्टेबल एग्जाम में पूछ लिए गए थे और हमने आप लोगों के लिए इसकी वीडियो भी बनाकर लाई थी और आप लोगों ने उससे देखा होगा। तो आप लोग काफी अच्छे से अपना स्कोरिंग कर पाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस, जिसमें क्वेश्चन बढ़ाकर अब लगभग 2000 कर दिए गए, 2000 प्लस एमपी जीके की बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी पीडीएफ में से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में सारे क्वेश्चन पूछे गए। आने वाली फॉरेस्ट एग्जाम, पटवारी एग्जाम, एमपीएसआई, एमपीपीएससी और सभी एग्जाम्स में भी यहीं से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कालूजी महाराज का मेला किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो चलिए इसे देखते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा है? मालवा, पूर्वी निमाड़, पश्चिम निमाड़ या फिर बुंदेलखंड? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम निमाड़ में। कालूजी महाराज का जो मेला है पश्चिमी निमाड़। तो कालूजी महाराज का मेला किस जिले में किया जाता है? महेश्वर। किस जिले में किया जाता है? महेश्वर जिले में आयोजित किया जाता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। और यहां पर महेश्वर नहीं, महेश्वर तो जिला खरगोन जिले में आता है। महेश्वर कहां आता है? खरगोन जिले में आता है। तो कालूजी महाराज का जो मेला है पश्चिमी निमाड़ के नाम से हम किसे जानते हैं? खरगोन जिले को नाम जानते हैं। किस जिले को जानते हैं? खरगोन जिले को। तो खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द में आयोजित किया जाता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। कालूजी महाराज का मेला खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द में 1 माह तक आयोजित किया जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है कालूजी महाराज का मेला। अब खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द में 1 माह तक आयोजित किया जाता है। तो खरगोन जिला जो है यह पश्चिमी निमाड़ के रूप में जाना जाता है और पूर्वी निमाड़ के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा खंडवा जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों को पूर्वी निमाड़ के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी निमाड़ के रूप में खरगोन जिले को, खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द में ही कालूजी महाराज मेला आयोजित किया जाता है पूरे 1 माह तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया है किस वर्ष में गुंदेचा बंधु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 2012 में गुंदेचा बंधुओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया पद्मश्री से। और यह काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यह नहीं पूछा जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह आपसे पूछी जा सकती है, अभी हाल ही में चर्चा का विषय रही है। श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना कहां स्थित है? तो आंसर होगा खंडवा जिले में। कहां स्थित है? खंडवा जिले में स्थित है। और यह कब स्थापित की गई? तो वर्ष 2014 में। कब स्थापित की गई? वर्ष 2014 में खंडवा जिले में श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम, मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3
तीन प्रमुख मौसम होते हैं। तीन प्रमुख मौसम कौन सा होता है? एक तो ग्रीष्म होती है, दूसरी क्या होती है यहाँ पर? वर्षा, और फिर शीत। इस प्रकार से तीन प्रमुख मौसम होते हैं मध्य प्रदेश में, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यह हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में, तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को एमपीजीके की ऐसी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिएगा। और आप लोगों को जो एमपीजीके की हमने 2000 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल बताई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक है उसे भी जरूर डाउनलोड कर ले। आप लोगों का एमपीजीके जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हम आप लोगों को साथ ही साथ जितने भी चैप्टर वाइज है, अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से भी हम लोग आप लोगों को पूरा एमपीजीके पढ़ाने वाले हैं और यही सेशन आप लोगों का जारी रहेगा। तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।